ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि प्रकृति सिर्फ सुंदर होती है। ये कहानी मेरी है और इसे सुनाने में मुझे 10 साल लग गए। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही गीली मिट्टी की गंध और वह डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। आप देख रहे हैं थ्रिलिंग घोस्ट स्टोरीज इंडिया और आज की यह घटना आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में जंगल में हम अकेले होते हैं। यह साल 2014 की बात है। हम 3 दोस्त, मेरा नाम आर्यन है, मेरा दूसरा दोस्त समीर और तीसरा दोस्त निशांत। हम तीनों को ट्रैकिंग का जुनून था। उस साल हमने तय किया कि हम महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में स्थित सह्याद्री की उन पहाड़ियों को नापेंगे जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते। हमारा लक्ष्य था कि एक ऐसी चोटी पर पहुंचना जिसका नक्शे पर कोई स्पष्ट नाम ना हो। स्थानीय लोग उसे अंधार बाव कहते थे। शुरुआत बहुत सामान्य थी। सुबह की ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट और हमारे बैग्स का भारी बोझ। हमें लगा था कि शाम तक हम बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सह्याद्री के घने जंगल अपनी गोद में क्या छुपाए बैठे हैं इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। दोपहर के करीब 3 बजे थे। हम जंगल के काफ़ी गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। अचानक मैंने गौर किया कि जंगल का शोर एकदम थम सा गया है। वह जो झींगुरों की आवाज़ और पक्षियों का शोर लगातार चल रहा था वह अचानक एक भयावह सन्नाटे में बदल गया। समीर, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने धीरे से पूछा। समीर, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार खामोश था। वह बस अपने कंपास को देख रहा था। समीर ने कहा, आर्यन, कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही है। हमें यहाँ से थोड़ा बाएं मुड़ना चाहिए। निशांत सबसे पीछे था। उसने अचानक रुककर पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ निशांत? मैंने पूछा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे पीछे झाड़ियों में कोई चल रहा है, पर जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे सिर्फ हिलती हुई पत्तियां दिखाई देती हैं। हमने उसे अपना वहम समझा। घने जंगल में अकेले होने पर दिमाग अक्सर खेल खेलता है, लेकिन वह वहम नहीं था। वह उसका हमारे इलाके में स्वागत था। शाम के करीब 5 बज चुके थे। धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि हमें अपने हाथ तक साफ नहीं दिख रहे थे। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह अचानक खत्म हो गया। सामने सिर्फ घनी झाड़ियाँ और ऊंचे अजीबोगरीब आकार के पेड़ थे जो किसी मरे हुए इंसान के हाथों की तरह आसमान की ओर उठे हुए थे। हम रास्ता भटक गए हैं। निशांत की आवाज़ में डर साफ साफ सुनाई दे रहा था। हमने तय किया कि हम वहीं तंबू गाड़ेंगे और सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। रात के उस सन्नाटे में आग जलाना ही एकमात्र सहारा रह गया था, लेकिन माचिस की हर तीली जलाने पर ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरे में फूंक मारकर उसे बुझा रहा हो। बड़ी मुश्किल से आग जली, लेकिन उसकी रोशनी भी उस काली रात को चीर नहीं पा रही थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं और समीर जाग रहे थे और निशांत सो चुका था। अचानक तंबू के बाहर से एक आवाज आई, आर्यन, 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 नीचे देखो। मेरी रूह कांप गई। वह आवाज बिल्कुल निशांत की थी। ऐसा लग रहा था कि निशांत ही हमें बुला रहा है। मैंने बगल में देखा तो निशांत मेरे बिल्कुल साथ में सोया हुआ था। तो फिर बाहर कौन था? समीर ने टॉर्च चलाई और बाहर की ओर रोशनी फेंकी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घनी धुंध और पेड़। आर्यन, तूने भी सुना ना?
समीर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। तभी फिर से वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार वह आवाज़ समीर की थी। आर्यन, तंबू से बाहर मत आना, वो आ गया है। वह आवाज़ बिल्कुल समीर की थी, जबकि समीर तो मेरे सामने बैठा था और उसका मुंह बंद था। यह नकल कौन कर रहा था? जंगल का वह साया हमारी आवाज़ें चुरा रहा था। हमें समझ आ गया था कि वह किसी साधारण भूत प्रेत के चक्कर में नहीं, बल्कि एक प्राचीन और शिकारी शक्ति के बीच फंस गए हैं। वो रात बहुत मुश्किल से कटी। रात भर जागते जागते हम थक चुके थे और सुबह होते ही हमने सबसे पहले अपना सामान समेटा और भागने की कोशिश की। हम सब नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन सह्याद्री की वो पहाड़ियाँ एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हम जहाँ से चलते आधे घंटे बाद वापस वहीं पहुँच जाते। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी समय के लूप में फंस चुके हैं। अचानक निशांत चिल्लाया। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी लाठी पड़ी हुई थी। निशांत वहाँ से गायब था। निशांत, निशांत! हम पागलों की तरह चिल्लाने लगे। जंगल के बीच से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं गुफा के पास हूँ। वो आवाज बहुत ही बेबस लग रही थी। हम उस आवाज की ओर भागे। हमने देखा कि वह पुरानी जर्जर गुफा के मुंह पर निशांत खड़ा हुआ था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो लगातार गुफा की ओर देखे जा रहा था। समीर उसके पास पहुंचा और उसका कंधा पकड़ा। जैसे ही वह मुड़ा, समीर की चीख निकल गई। वह निशांत नहीं था। उसका शरीर निशांत का था, लेकिन चेहरे की जगह सिर्फ चिकनी खाल थी। न आंखें, न नाक, न मुंह। वह सिर्फ एक मांस का पुतला था जो निशांत की आवाज में हंस रहा था। समीर बदहवास होकर एकदम से पीछे की ओर भागा। वह आकृति, जो कि निशांत नहीं थी, हवा में तैरती हुई हमारी ओर बढ़ने लगी। हमने अपनी जान बचाकर ढलान की ओर भागे। भागते भागते समीर का पैर एक जड़ में फंस गया। वह नीचे गिर गया। तू यहाँ से भाग जा आर्यन, तू यहाँ से भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये तुझे भी मार देगा, समीर चिल्लाया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि पेड़ों की टहनियाँ अचानक नीचे की ओर झुकने लगी हैं और समीर के पैरों को जकड़ने लगी हैं। वह जंगल जिंदा हो चुका था। वे पेड़ पौधे नहीं थे, वे शैतानी शक्ति के अंग थे। समीर को उन जड़ों ने जमीन के नीचे खींचना शुरू कर दिया। उसकी चीखें मेरे कानों में आज भी गूंजती हैं। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बस भागता रहा तब तक जब तक कि मेरे फेफड़े फटने ना लगे। मुझे होश तब आया जब कुछ स्थानीय चरवाहों ने मुझे सड़क किनारे पड़ा पाया। मैं हफ्तों तक अस्पताल में रहा और मुझे वो सब कुछ याद था जो मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ उस जंगल में बीता था। पुलिस ने तलाशी ली, उस पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन उन्हें समीर मिला ना निशांत और ना ही वह गुफा। पुलिस के लिए वह सब लापता ट्रैकर्स थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे सब कहाँ हैं। वे आज भी उसी जंगल का हिस्सा हैं। उनकी आवाज़ आज भी उन हवाओं में तैरती है, मुसाफिर को रास्ता भटकाने के लिए। आज भी जब मैं किसी घने पेड़ के नीचे से गुजरता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कोई ऊपर से मुझे देख रहा है, कोई जो मेरी आवाज़ चुराने का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान का पहुंचना मना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्या आपके साथ भी कभी जंगल में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप समझा ना पाएं। सुरक्षित रहें, याद रखें, कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा खतरा होता है। थैंक यू।